पिछले वीडियो में मैं आपसे पूछा था कि प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि यूकैरियोट्स में हमने देखा था कि हिस्टोन्स वर प्लेइंग मेजर रोल इन स्टेबलाइजिंग द डीएनए मॉलिक्यूल। हालांकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, फिर भी जो डीएनए है वो सेल के अंदर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है। तो मेरा आपसे यही सवाल था कि ऐसा कौन सा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो डीएनए को स्टेबलाइज रखता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो आइए आज आपको मैं बताता हूँ बेटा कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो डीएनए को टाइटली पैक्ड रखता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो चलिए देखिए, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, बेसिकली हम कुछ चीजों को पहले जान लें जो बेसिक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं बेटा, इनमें न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से इनका जो न्यूक्लियस होता है वो फुल्ली डेवलप नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिख दें अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज फाउंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो बेसिकली जिसका न्यूक्लियस ही अनऑर्गेनाइज्ड है उसमें जो बनने वाला स्ट्रक्चर है उसको हम कह देते हैं न्यूक्लियोइड। बट हाउ दिस न्यूक्लियोइड इज फॉर्म, है ना, इसमें डीएनए कॉम्पैक्टली अरेंज्ड कैसे होता है। तो चलिए, जैसा कि हमने देखा था डीएनए के केस में, डीएनए इन यूकैरियोट्स डीएनए इन यूकैरियोट्स के केस में, तो यूकैरियोटिक डीएनए के पास क्या था, हिस्टोन प्रोटीन्स। और मैंने आपको बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। और डीएनए जो था बेटा हमारा वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज, राइट। तो पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों के बीच में होता है इंटरेक्शन, और जो डीएनए है वो कॉइल कर जाता है हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड, ठीक है। और इस तरह से बेटा वो सोलेनॉइड बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जो कि क्रोमेटिन फाइबर्स में पाया जाता है, ठीक है। अब आता है ना प्रोकैरियोट्स के केस में। प्रोकैरियोट्स में एक पर्टिकुलर प्रोटीन है, प्रोकैरियोटिक सेल के केस में एक प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं बेटा पॉलीएमाइंस। पॉलीएमाइंस, दिस पॉलीएमाइंस आर पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉलीएमाइंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, डीएनए बीइंग अ नेगेटिव चार्ज, डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। इट अट्रैक्ट टूवर्ड्स द पॉलीएमाइंस, और पॉलीएमाइंस के साथ बेटा ये रैप्ड अप होकर के एक सोलेनॉइड बॉल लाइक स्ट्रक्चर इसमें भी बना देता है। जिस सोलेनॉइड बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, इट इज रिफर्ड टू एज न्यूक्लियोइड, एंड दिस इज फाउंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। यानी कि बेटा प्रोकैरियोटिक डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर है इसको हम पॉलीएमाइन बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलीएमाइन। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपके बोर्ड्स में एक क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डू यू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए की लेंथ को कैसे कैलकुलेट करें। तो बेसिकली बेटा हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बताया बेटा कि आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछता है कि हाउ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डीएनए। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड्स में। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर इनटू टोटल नंबर of base pair in DNA,
ठीक, दिस इज द फॉर्मूला जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेंथ ऑफ डीएनए। ठीक है, तो देखिए बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर होता है 0.34 नैनोमीटर। अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 0.34 नैनोमीटर, सॉरी, ये हो जाएगा 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन डीएनए को डाटा दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर जो है डीएनए में, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन डीएनए ये होता है बेटा 6.6 इंटू 10⁻9। ठीक है, आप फॉर्मूला पे रखिए सिंपली और ये कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.34 इंटू 10⁻�9 इंटू 6.6 इंटू 10⁻9 इक्वल्स टू 2.2 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि डीएनए की जो एक्चुअली लेंथ होती है एक सेल के अंदर वो होती है 2.2 मीटर, और आज मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया कि कैसे आप इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक टॉपिक है इसमें, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, तो क्या होते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स? तो बेटा, these are the type of proteins that are required for packaging of DNA helix at higher levels। ठीक है, तो मैं इस चीज को लिख भी दे रहा हूं। These are a type of proteins that are required for packaging of DNA और of लिख सकते हैं हम लोग हेलिक्स, ऑफ हेलिक्स एट हायर लेवल्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। कितने तरह के होते हैं ये? दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। बाइफरकेट करते हैं इसको, यूक्रोमैटिन और दूसरे हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। मैंने बताया बेटा कि जो हिस्टोन नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। तो एक है बेटा यूक्रोमैटिन और दूसरा है हेट्रोक्रोमैटिन। ठीक है, यूक्रोमैटिन की जब बात की जाए बेटा, तो यूक्रोमैटिन जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है। ठीक है, ये काफी ज्यादा लूजली पैक्ड होता है। अगर इनको हम स्टेन करते हैं बेटा, तो इनका जो स्टेन होता है वो काफी ज्यादा लाइट होता है, क्योंकि लूजली पैक्ड है तो स्टेन्स को ये होल्ड नहीं कर पाते। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। मतलब यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या बेसिकली डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, और इस चीज के लिए ये क्या करते हैं बेटा कि दे आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, मतलब इजिली ये डीएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। वही बात की जाए अगर हेट्रोक्रोमैटिन की, तो ये बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है, जिसको हम डेंसली पैक्ड कह रहे हैं। ये डेंसली पैक्ड होते हैं, और इनको अगर स्टेन किया जाए तो ये काफी ज्यादा डार्क स्टेन लेते हैं, क्योंकि डेंसली पैक्ड होने की वजह से ये स्टेन्स को होल्ड करते हैं। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि जो टाइटली बाउंडेड है वो इतना ज्यादा फ्री नहीं होगा अपने आप को ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ले जाने के लिए। ठीक है, तो दे आर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, मतलब इनके पोर्शन से कोई एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो
डीएनए वॉज एक्टिंग एज ए जेनेटिक मटेरियल। इस चीज को प्रूफ होने में बड़ा लंबा समय लगा। और इससे पहले जो जेनेटिक इनहेरिटेंस था, इसी पे सारी बातें हो रही थी, क्योंकि मेंडल ने दिया था, मेंडल ने इनहेरिटेंस लॉ दिया था, उसमें भी उन्होंने बताया था जेनेटिक मटेरियल के बारे में। लेकिन जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या नहीं है, इस चीज को खोजने के लिए बड़ा लंबा समय लगा। और जेनेटिक इनहेरिटेंस मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंचा, मॉलिक्यूलर लेवल पे ये पहुंचा 1926। ठीक है। तो इस सीरीज में कई सारे साइंटिस्ट जो है रिसर्च किए। उसमें सबसे पहला जो रिसर्च था, उसमें से जो हमें डिस्कस करना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो था ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है। तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में पहले शुरुआत फ्रेडरिक ग्रिफिथ की 1928 में हुई, और उन्होंने इसका नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है। तो इनके प्रिंसिपल में इन्होंने कौन कौन से मटेरियल का यूज किया, तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे कि इन्होंने किन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स का यूज किया। ठीक है। उसमें सबसे पहले इन्होंने यूज किया बैक्टीरिया का। दूसरा उन्होंने यूज किया किसका, माइस का, है ना, चूहे वगैरह, बैक्टीरिया एंड माइस। ठीक है। तो चलिए एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, इन्होंने बेटा जिस बैक्टीरिया का यूज किया, वो बैक्टीरिया था बैक्टीरिया डिप्लोकॉकस, डिप्लोकॉकस निमोनिया। ठीक है। डिप्लोकॉकस निमोनिया, ये वो बैक्टीरिया बेटा जो एक डिजीज कॉज करते हैं, न्यूमोनिया। और न्यूमोनिया इज अ डिजीज दैट इज कॉज्ड इन द लंग्स। तो बेसिकली बेटा ये हमारे लंग्स के एल्वियोलाई को अफेक्ट करता है, यानी कि एल्वियोलाई में बेटा टिश्यू फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है या ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो इन्होंने यूज किया बेटा डिप्लोकॉकस निमोनिया का, और इसका उन्होंने लिया टू स्ट्रेन्स। वन वाज द एस स्ट्रेन और दूसरा बेटा आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन का मतलब है बेटा स्मूथ। ठीक है, इट इज स्मूथ। और यहाँ पे बेटा ये हो जाएगा क्या, रफ। ठीक है। तो जो स्मूथ है बेटा, इसके ऊपर एक कोटिंग पाई जाती है। अगर कोई चीज स्मूथ है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एडिशनल प्रॉपर्टी होगी। तो स्मूथ, इसके पास है बेटा म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कवरिंग। म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की क्या होती है बेटा, कोटिंग होती है। तो ये पॉजेस म्यूकोपॉलीसेकेराइड कवरिंग, जो कि हमारे रफ वाले बैक्टीरिया के नहीं थे। ठीक है। अब देखिए बेटा, जिसके पास म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कवरिंग या कोटिंग है, ये वायरुलेंट होगा कि नॉन वायरुलेंट होगा, इट इज वायरुलेंट, क्योंकि इसके ऊपर बेटा कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। तो ये वायरुलेंट है, यानी कि बेटा ये डिजीज कॉज करेगा, ये पैथोजेनिक है। वायरुलेंट है, पैथोजेनिक है, डिजीज कॉज करेगा बेटा, तो इट इज डिजीज कॉजिंग। ठीक। और इसके पास कोई म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कोटिंग नहीं है, ये बेटा नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट, नॉन पैथोजेनिक, डिजीज कॉज नहीं करेगा, नॉन पैथोजेनिक।
नॉन पैथोजेनिक मतलब कि डिजीज कॉज नहीं करेगा, ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू कॉज डिजीज। तो दो स्ट्रेन का इन्होंने यूज किया, ठीक है। इन्होंने किया क्या कि इन्होंने बेटा माइस के बॉडी में बारी बारी से इन पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्ट्रेन को इंजेक्ट किया और उनके रिजल्ट को ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने लिया बेटा एस स्ट्रेन, ठीक है, एस स्ट्रेन इन्होंने लिया एस स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू माइस, ठीक है, इंजेक्टेड इनटू माइस। और जो माइस था बेटा ये इंजेक्ट करने की वजह से माइस जो बेटा वो माइस की हो गई डेथ, ठीक है। जो माइस से बेटा उसकी डेथ हो गई, माइस डाइड, माइस मर गया बेटा। क्यों मर गए? क्योंकि इसको हो गया निमोनिया, एस स्ट्रेन ने डिजीज कॉज किया और चूहा मर गया, माइस डाइड। सेकेंड इन्होंने लिया आर स्ट्रेन, अगेन इन्होंने इंजेक्ट किया माइस में और जो माइस था बेटा माइस वॉज एलाइव, माइस वॉज एलाइव, ठीक है, माइस वॉज एलाइव। क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा बेटा कि आर स्ट्रेन डिजीज कॉज नहीं करता है, नॉन पैथोजेनिक होता है, तो माइस वॉज एलाइव। तीसरा कंडीशन इन्होंने किया क्या, थर्ड कंडीशन इन्होंने लिया एस स्ट्रेन हीट किल, एस स्ट्रेन को लिया और उसको क्या कर दिया, हीट किल कर दिया, ठीक है। हीट किल का मतलब ये होता है बेटा कि जब हम किसी बैक्टीरियल कल्चर को हीट कर देते हैं तो उसकी जो एंटायर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो खत्म हो जाती है और सिर्फ उसके बॉडी के ऊपर की कोटिंग रह जाती है, ठीक है। तो बेसिकली बेटा जब इसको हीट किल कर दिया तो हीट किल करने के बाद माइस में इंजेक्ट किया और माइस बेटा एलाइव था, ये ऑब्जर्व दैट माइस वाज एलाइव, ठीक है, चूहा यहाँ पे बेटा जिंदा है, माइस एलाइव, ठीक है। फिर इन्होंने किया क्या, इन्होंने लिया अगला केस एस स्ट्रेन हीट किल प्लस आर स्ट्रेन, ठीक है, इंजेक्टेड इनटू द माइस। और यहाँ पे इन्होंने देखा बेटा कि जो माइस था इस माइस की डेथ हो गई, माइस वॉज डाइड, माइस डाइड। यहाँ पे इनको लगा झटका, आखिर ऐसा क्या था जो आर स्ट्रेन को बदल दिया किसमें, वायरोलेंट, ठीक है। तो ओवरऑल इनका जो ऑब्जर्वेशन था उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो इनका कंक्लूजन निकला, इन्होंने कंक्लूजन में क्या दिया, देयर इज समथिंग दैट चेंज द प्रॉपर्टी, change the property of R strain, that change the property of R strain into virulent strain। बट एक्चुअली वो कौन सा मॉलिक्यूल था जो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो ग्रिफिथ नहीं बता पाए,
ठीक है। और ग्रिफिथ के नाम बताने की वजह से फिर और डिस्कवरीज आगे बढ़ी, जिसकी खोज फिर अलग अलग लोगों ने किया, अलग अलग लोगों ने इसको किया है। ठीक है बेटा। तो बेसिकली अब इसके बाद की जो टॉपिक है दैट इज बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। थैंक यू।